तो आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में चुनाव व्यवस्था। ठीक है, हमारे एग्जाम में कई बार आ चुका है ये टॉपिक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेन बात यह है कि लोकतंत्र में चुनाव कराने के लिए जो अलग अलग व्यवस्था हैं उसको बताइए। ठीक है, जिसमें हमारी बहुलवादी, बहुसंख्यकवादी और अनुपातिक प्रणाली है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा बहुलवादी व्यवस्था या प्रणाली कह सकते हो। अब इसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो सिस्टम है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, भले उसका बहुमत का स्तर कम ही क्यों ना हो। यह हमारे देश में ये चीज़ अपनाई जाती है। इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब नुकसान कैसे हैं अब देख लो। ये पढ़ लेना है, इसका नाम भी नहीं बोला जाता। जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार विजय घोषित होता है, जिसे अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में सबसे अधिक वोट मिलता है, चाहे वो वोट बहुमत से अधिक क्यों ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। सबसे अधिक वोट पाने वाला प्रत्याशी विजय हो जाएगा। मतों की संपूर्ण बहुमत आवश्यक नहीं होती। अब देखो, इसका एग्जाम्पल ये है। एग्जाम्पल, किसी टीम में 3 कैंडिडेट है, ए बी सी। ठीक है, अब ए को मिल गए 40 वोट, बी को मिल गए 30 और 30। ठीक है, टोटल जनसंख्या हमारी 100 हो गई। अब सीधा तौर पे देखा जाए तो ए किसी क्षेत्र से जीत गया। मान लो दिल्ली से का कोई इलाका है जहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े थे, वहाँ पे 100 पब्लिक थी, वहाँ पे ए भी खड़ा था जिसको 40 वोट मिल गए, वो जीत गया, क्योंकि बी और सी के कंपैरिजन में इसको ज़्यादा वोट मिले हैं। अब आता कि इसमें बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। अब कहने का मतलब ये, इनसे एक एक भी वोट ज़्यादा मिल गया तो जीत ही जाएगा वो। लेकिन अगर इन दोनों का टोटल करते हैं तो ये 60 है, यानी कि उस एरिया की 60 ऐसी पब्लिक है जो इसको पसंद नहीं कर रही है, इस प्रतिनिधि को, लेकिन फिर भी वो जीत गया है। जिसमें एक घाटा होता है कि जो व्यक्ति ए जो जीता है वो सिर्फ 40 लोगों की बात करेगा। समाज के जो 40-60 जो लोग रह गए हैं, जिसको नापसंद है, जिसकी ये प्रमुखता नहीं थे, इसके लिए ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, जिसकी ये बेकार है एक तरह से ये व्यवस्था, क्योंकि थोड़े से मार्जिन से जीत जाते हैं यहाँ पे लोग, जिससे बेकार है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, फिर ये देखते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिल सकता है, वहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत बनाने की बहुत कोशिश करते हैं यहाँ पर। और इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन के दौरान भी हमेशा उसी क्षेत्र की सारी परेशानियों को हल करते हैं। चलो कोई नहीं। अब इसके लाभ क्या है, ये प्रणाली क्या है, सरल होती है, सबको पता है हमारे एरिया का व्यक्ति है, हमें सीधा वोट देना, हमारा सीधा वोट डलेगा। ये आमतौर पर स्थिर सरकार देती है। मतदान गिनती परिणाम प्रक्रिया आसान हो जाती है। बस ये देखा जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा वोट मिले। जवाबदेही, निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि और मतदाताओं के बीच सीधा संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि ठीक है, सीधी जवाबदेही होती है। हानि क्या है इसकी, अल्प मत से भी प्रत्याशी जीत सकता है, यानी कि थोड़े से मार्जिन से भी व्यक्ति जीत सकता है, जिससे बहुसंख्यक जनता की इच्छा अपेक्षित यानी इग्नोर हो जाती है। यानी कि जो 60 लोग हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उनको ये इग्नोर कर सकता है और करते भी हैं। कहते हैं तुमने थोड़े वोट दिया था, इस लोगों ने वोट दिया था, तो उन लोगों की प्राथमिकता वो पहले देखेगा। ये नहीं देखेगा कि ये भी तो मेरे ही लोग हैं, मैं इनके एरिया का भी तो नेता हूँ, ठीक है, तो मुझे इनके लिए भी पॉलिसी बनानी नहीं। जहाँ से ज़्यादा सीधा लाभ मिल रहा है वहीं का ध्यान दिया जाएगा। छोटे दलों और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधि मिलने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जब मार्जिन ही क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो जीतेंगे कैसे, तो उनको वोट ही नहीं मिलता। क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जो 60 लोग हैं वो ज़्यादा हैं, वो कहेंगे गलत व्यक्ति आ गया, तो समाज में आक्रोश पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फास्ट पोस्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। पहला हमारा पॉइंट है बहुसंख्यकवादी प्रणाली। ठीक है, इसमें देखा जाता है कुल वैध मतों का 50% से अधिक प्राप्त जो व्यक्ति होगा। कहने का मतलब ये है, इस प्रणाली के अंदर पहले तो सिर्फ जरा सा था कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीता जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक लेवल सेट कर देते हैं कि इतने परसेंटेज से ज़्यादा वोट प्रिंट पड़ेगी तब जाके वो जीता हुआ माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कोई एक व्यक्ति हमें नहीं मिलता चुना हुआ, तो दोबारा सेकेंड राउंड की वोटिंग होगी, यानी प्रेफरेंस इसके अंदर देखी जाती है, वरीयता देखी जाती है, यानी मेरी पहली पसंद कौन है ये देखा जाएगा। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं।
इस प्रणाली में केवल वही उम्मीदवार विजय माना जाता है जिसमें कुल वैध मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त हो। यदि पहले चरण में कोई भी उम्मीदवार ये बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो दूसरा चरण रन ऑफ आयोजित किया जाता है, यानी 2 राउंड सिस्टम भी कहा जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो हमारे समाज में 4 व्यक्ति खड़े हैं, A B C D, ठीक है। इनको पड़ गए मान लो 50 वोट पड़ गए, इनको पड़ गए 30 वोट, ठीक है। इनको पड़ गए 15 वोट, इनको पड़ गए 5 वोट, तो टोटल हमारे 100 वोट पड़ गए, ठीक है। अब बताया गया है कि समाज में जिस भी व्यक्ति को 30 से ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, ठीक है, वो जीता हुआ माना जाएगा। अब आपको सीधे तौर पे दिखेगा कि भाई यहाँ पर ए जो है जीत गया, ए और बी मतलब जीते, मतलब ए तो सीधे सीधे दिख रहे हैं कि भाई उनको सीधे 50 वोट पड़ गए और बी को 30 है, लेकिन वो 30 तक की बहुमत बोली गई थी। लेकिन अब सी और डी के भी इसमें क्या देखा जाएगा, प्रेफरेंस देखी जाती है कि कौन सा बंदा है, किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। सबके वोट पड़ते हैं इकट्ठे, किसी के वोट बेकार नहीं जाएंगे। अब मान लो सी की पहली पसंद थी कौन, बी, तो इनके 15 वोट यहाँ चले गए, ठीक है। अब डी की भी देख ली जाए कि भाई डी तेरी पहली पसंद कौन थी, वो कह देगा मेरी ए थी, तो दोनों का देखा जाए तो ये कितने आगे 45, ये हमारे आगे 55, तो यहाँ पे ए जो है जीते हुए माने जाएंगे कि हाँ इनको बहुमत मिला है समाज से ज़्यादा, तो इनको जीता हुआ घोषित किया जाएगा। बाकी जो भी पार्टी है वो विपक्षी पार्टी बन जाएगी, ठीक है। ये सुनिश्चित करता है कि जैसे हम जैसे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरते हैं ना, तो पहली प्रेफरेंस डालते हैं कि भाई हमारा दिल्ली में एग्ज़ाम हो जाए। अगर दिल्ली में एग्ज़ाम हमारा नहीं होता तो यूपी में करा देना या हरियाणा में करा देना, उस हिसाब से। यह सुनिश्चित करता है कि विजय उम्मीदवार को जनता का स्पष्ट समर्थन प्राप्त हो। दूसरे दौर में आमतौर पर शीर्ष 2 प्रत्याशी के बीच में मुकाबला होता है, यानी एंडिंग में जो 2 निकले। फ्रांस, ईरान और कुछ अन्य देशों में ये प्रणाली अपनाई जाती है। एग्जाम्पल, ये लोग लोकप्रिय जनता का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें विजयी प्रत्याशी की वैधता और स्वीकार्यता को अधिक महत्व दिया जाता है। चरमपंथी और विभाजनकारी राजनीति को रोका जा सकता है, क्योंकि सबकी वोटिंग पड़ेगी ना इसके अंदर। तो चुनाव का खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि जब चुनाव की प्रक्रिया लंबे समय तक चलेगी तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। जनता में मतदाता थकावट, भाई दोबारा वोटिंग की देखी जा रही, चेकिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें अपना अपना बताना पड़ता है, भाई तेरी पहली पसंद दूसरी पसंद, तो थोड़ा मेंटली प्रेशर भी रहता है। मतदान प्रतिशत दूसरे चरण में अक्सर कम हो जाता है, क्योंकि किसी का ज़्यादा हो रहा है, किसी कम हो रहा है। पहले आपने देखा सीधे सीधे 50 के मार्जिन से जीत रहे हैं, ठीक है, मतलब 50 और 20 का मार्जिन था, 50 और 30 यानी 40% का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगली बार देखा एक 55 है, एक 45 है, तो मार्जिन ऊपर नीचे यानी 10-15% से जीते हैं, ठीक है। छोटे दलों के लिए कठिनाई है, क्योंकि जो बहुमत ही पार नहीं कर पा रहे तो वो शामिल कैसे होंगे, तो उनको गठबंधन की भी सरकार है, इसके अंदर निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब का है ये टॉपिक। अब तीसरी जो प्रणाली है, इसके अंदर सीधा होता है जिसको जितने वोट मिलेंगे उस हिसाब से उसे सीटें मिलेंगी, ठीक है। अगर मान लो 100 सीटें हैं, 100 वोटिंग पड़ी है, 3 कैंडिडेट हैं, किसी को 50 पड़ गई तो 50 सीटें, किसी को 30 मिल गई, 20 मिल गई, तो उस हिसाब से सीटें डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि जिसको जितना वोट मिलेगा उस हिसाब से उसको सीटें मिलेंगी। इस प्रणाली में राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें दी जाती है, यानी कि यदि कोई 30% वोट प्राप्त करता है तो उसे संसद या विधानसभा में लगभग 30% ही सीट मिलेगी। इस प्रणाली में मतदाता प्रत्याशी के बजाय आमतौर पर राजनीतिक दल को वोट देते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य सभी राजनीतिक समूह को उनके समर्थन के अनुसार प्रतिनिधित्व देता है। उदाहरण, इजराइल, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी देशों में ये सब शामिल है। भारत में राज्यसभा, भारत में राष्ट्रपति चुनाव, ये एसटीवी प्रणाली, सिंगल ट्रांसफर वोट प्रणाली, ये मतलब ये हमारे देश में भी अपनाई जाती है, जिसका नाम ये है। इसके लाभ क्या है? सबके वोट पड़ जाते हैं। यह प्रणाली अल्पसंख्यक विविध समूह प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, यानी ऐसा नहीं कमज़ोर वर्ग है तो उसको सीट नहीं मिलेगी,
अगर 2% सीटें भी कमज़ोर वर्ग को पड़ेगी तो उनका भी रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा भाई। इसमें मतों और सीटों का संतुलन बना रहता है, क्योंकि सबको वोट पड़ गए तो सबके वोट के साथ सीटें मिल गई। ये राजनीतिक दलों को उनकी वास्तविक लोकप्रियता के अनुसार शक्ति देता है कि भाई जो पार्टी जितनी लोकप्रिय होगी उसको उतनी ज़्यादा सीटें भी मिल जाएंगी, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए सीटें रिजर्व भी रहती हैं। हानि, इसमें अस्थिर गठबंधन सरकारें बन सकती हैं, क्योंकि जो बहुमत में नहीं आ पा रही, ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी तो कंट्रोल भी कम रहेगा, तो गठबंधन में आके पावर भी बढ़ सकती है, तो ये होता भी है। कभी कभी छोटे दल सरकार का असंगत दबाव डालते रहते हैं, है ना। मतदाता का सीधा संपर्क प्रत्याशी से कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब तो इनडायरेक्ट हो गया ना, हमने जिसको चुना उसने आगे वोटिंग करी, ये सारी चीज़ें। अब आता है भारत में चुनाव प्रणाली की स्थिति, ये सारी चीज़ें आप आराम से इसमें पढ़ सकते हो। भारत जैसे देश में विविधतापूर्ण समाज है, जहाँ पे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय महत्वपूर्ण है। यहाँ केवल FPTP प्रणाली से सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व मिलना संभव नहीं हो पाता। इसी कारण कई बार वंचित वर्गों को छोटे राजनीतिक दलों की आवाज़ कमज़ोर रह जाती है, ये होता भी है। सच्चा लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से नहीं आता, बल्कि ऐसी व्यवस्था से आता है जहाँ हर नागरिक की आवाज़ को बराबरी से सुने, ठीक है। तो आज के लिए भैया इतना ही। आई होप आपको ये सारी प्रणाली जो है समझ आई होगी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से ज़रूर तैयार करना ताकि आप अपना एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।